चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। लास्ट क्लास में बच्चे हमने डिस्कशन किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आगे के सारे चैप्टर सेम से ही है। उन चैप्टर में एक ही बात ही होती है कि अगर कोई रेशो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से किसी को फ़ायदा नुकसान हो रहा होगा। तो सबसे पहले उस फ़ायदे नुकसान को निकालने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ता है? रेशो। ठीक है जी, रेशो निकाल लोगे आप। दूसरे नंबर पे फिर आप गुडविल निकाल लोगे। आज बच्चों मैं आपको रेशो बता दूंगा और गुडविल कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा। एडजस्टमेंट हमारे पार्ट पे कल हो जाएगी। फिर रिजर्व, फोर्थ रिवैल्यूएशन और फिफ्थ कैपिटल। यही 5 एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, चलो जी सबसे पहले रेशो समझते हैं इस चैप्टर में। एक इलस्ट्रेशन की तरह थ्रू समझते हैं इस बात को। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। मान लेते हैं ये इनका ओल्ड रेशो है। आने वाले टाइम में इन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशो अपना चेंज कर लेंगे। चेंज वो कुछ भी कर सकता है, 1:1 कर सकता है, 4:1 कर सकता है, 2:3 भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकते हैं भाई। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही रेशो बदलेगा तो उस बदलने से किसी ना किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान। लेकिन आप लोगों को पता है कि फ़ायदा और नुकसान होते ही कोई फ्री में तो किसी को कुछ छोड़ेगा नहीं। जैसे ही कोई कहेगा जी हाँ चल मैं अपने लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तेरे लिए, तो उसके बदले उससे क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है सेक्रीफाइस रेशो का या गेनिंग रेशो का। इनके हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला इस पे बेस चल जाता है SONG। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ओल्ड रेशो में से अगर माइनस कर लो न्यू रेशो तो आपके पास सेक्रीफाइस जाता है। और अगर आप न्यू में से ओल्ड माइनस करो तो आपके पास गेनिंग आ जाता है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मोस्टली आप लोगों को पता है हम कौन सा फॉर्मूला चलाते हैं? हम हमेशा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाते हैं जब तक बच्चों में एडमिशन पढ़ रहा होता हूँ। जब मैं रिटायरमेंट पढ़ रहा होता हूँ या डेथ पढ़ रहा होता हूँ तो फिर मैं गेनिंग फॉर्मूला पढ़ता हूँ। ठीक है जी, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए और बी के लिए हमें क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। हुआ क्या होगा? ए के पास पहले 3 हिस्से थे 5 में से और बी के पास न्यू कितना है? इसके पास 1 हिस्सा मिलेगा, इसके पास 1 हिस्सा मिलेगा। डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं। 10 6 - 5 दैट इज 1/10 और 4 - 5 दैट इज माइनस का 1/10। यही आ रहा है जी। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर बच्चों में फॉर्मूला सेक्रीफाइस का चलाता हूँ और फिगर नेगेटिव हो जाती है तो वो क्या है? वो क्या है? अगर मैं फॉर्मूला सेक्रीफाइस का चला रहा हूँ और फिगर नेगेटिव आ रही है तो वो क्या है? गेन। तो ये क्या है? ये सेक्रीफाइस। ठीक है। अगर मैं इसकी उल्टी बात करूँ, अगर मैं फॉर्मूला सेक्रीफाइस चलाता प्लस लाइक गेन के चलाता तो फिगर ये क्या हो जाती? ये माइनस हो जाती। फिर उस केस में हमारा सेक्रीफाइस ये हो जाता है। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक क्वेश्चन है जो मुझे आप लोगों को बताना था, एक रेशो वाला। ये सबको याद है। ठीक है जी। अब इसी के बाद हमें दूसरी बात समझनी है, गुडविल। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जी? देख लो भी, तसल्ली कर लो, कोई डाउट है तो तब तक। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? किस फॉर्मूले में डाउट हो? चलो जी, कोई डाउट नहीं है। ऐसे कोई कंसेप्ट था भी नहीं कि इसके अंदर आपका कुछ डाउट नहीं है। आज मैं आपके लिए सारे फॉर्मूले इसी बोर्ड पे लिख रहा हूँ गुडविल निकालने के। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास गुडविल है।
ठीक है जी। मैं फॉर्मूले सारे लिख रहा हूँ एक बार में ही, फिर मैं इनकी कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है जी। गुडविल निकालने के, गुडविल पता तो आपको क्या होती है, क्या होती है गुडविल? फ्यूचर का इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर का बेनिफिट। उसकी कैलकुलेशन हमें क्यों निकालनी होती है वो भी आप लोगों को पता है। क्यों? अगर जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास गुडविल 50,000 रुपये की है, मान लेता हूँ, ये वो गुडविल है जो मुझे मैं कैलकुलेट करता हूँ। एक गुडविल वो भी होती है जो आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है, वो गुडविल को हम एक ही ट्रीटमेंट है, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। ये हमारे पास वो गुडविल है जिसे हम फर्म की गुडविल बोलते हो, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी। हमारे पास ए और बी है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। अगर मैं कहता कि हमारे बीच में रेशो ना बदलता तो फ्यूचर में हम 50,000 रुपये कमाते, और 50,000 कमाने के लिए इसमें से ए को कितने मिलते और इसे मिलते 20। और अगर हमारे पास फर्म की गुडविल 50,000 रुपये की है, अब रेशो बदलने की वजह से ए को कितने मिलेंगे 25, बी को मिलेंगे 25। तो जिस ए को पहले 30 मिलते, रेशो बदलते ही, क्योंकि ए हमारे केस में भी सेक्रीफाइस कर रहा था, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? -1/10। ए ने सेक्रीफाइस किया था और बी ने क्या किया था? गेन। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा, भी फॉर्मूला भी निकाला। तो हमारे केस में क्या है कि अगर रेशो बदलता है तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो दिख ही रहा है आपको रेशो की फॉर्म में। अगर मैं इसे नंबर की फॉर्म में समझाऊं तो नंबर की फॉर्म में ये कहता है कि अगर रेशो ना बदलता तो ए को 30 मिलते, और रेशो बदलते ही ए को कितने मिलेंगे? कितने कम? 5। तो ए अपने 5 क्यों छोड़ेगा? फ्यूचर के लिए छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। और ऐसे ही जिस बी को 20 मिलते हैं उससे 25 मिलने शुरू हो जाएंगे, उसे कितने मिलेंगे? 5। तो ये तो नहीं छोड़ता अपने, ये कहेगा चलो एक काम करता हूँ, मैं जो 1/10 हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इसके लिए तुम मुझे पैसे दे दो, मैं हिस्सा छोड़ दूंगा आज। तो मेरे इस 1/10 हिस्से की कीमत क्या है? 5,000। ये छोड़ दो, मैं अभी आपको पैसे दे दो, मैं हिस्सा छोड़ दूंगा। ये पैसे किससे लेगा? बी से, जिससे उसका हिस्सा गेन किया। ये हम कैलकुलेशन समझ रहे हैं। ठीक है जी। समझ में आ गया गुडविल हम क्यों निकालते हैं? गुडविल निकालने का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। गुडविल कैसे निकलती है उसके मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। हमारे पास कोर्स में 3 मेथड है गुडविल निकालने के लिए। कौन कौन से, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया। पहला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट। और तीसरा मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज के अंदर 2 आते हैं, कौन कौन से हैं 2? अच्छा जी, वेटेड एवरेज आ गया जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। और इधर क्या है? सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है जी। इसके अंदर गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज प्रॉफिट। अब वो एवरेज प्रॉफिट हो सकता है 3 साल का हो, 4 साल का हो, 2 साल का हो, उसकी मल्टीप्लाई एक चीज़ से करते हैं, उसे हम बोलते हैं NYP। NYP का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होता है 1, 1.5, 2, 2.5 ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और एवरेज भी वो आपको बता के रखता है कि कितने साल के प्रॉफिट का हमें एवरेज करना है। ऐसे ही वेटेड एवरेज के अंदर गुडविल निकालना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? क्या फॉर्मूला है जी? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। ठीक है। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है वो हमें पता ही है, निकाल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसके अंदर गुडविल निकालने का सिंपल तरीका है। गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट
इंटू NYB। अब बच्चों का एक सवाल आ जाता है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? बहुत बढ़िया। एवरेज प्रॉफिट, आपने सर एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? मैंने कहा ऐसे, जैसे ही निकालना था। ठीक है जी। एवरेज क्या होता है? 3 साल का एवरेज करने को कह रहा है, तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड कर दो। 5 साल का एवरेज करने के लिए कह रहा है, पाँचों को प्लस करो, 5 से डिवाइड कर दो, वो एवरेज है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सवाल ये आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? क्योंकि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन रहा है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR क्वेश्चन में गिवन होगा, CI आपको निकालनी पड़ सकती है या आपको ढूंढनी पड़ सकती है, आपको गिवन भी होगी। CI का मतलब होता है कितने रुपए मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है जी। इस चीज़ को मैं एक फॉर्मूले से समझाता हूँ, वो मैं बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। जब मैं इसे समझाऊँगा तब मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर भी 2 आ जाते हैं फिर। ठीक है जी। एक है हमारे पास, क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल निकलती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, या नेट एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है जी। CI का मतलब है CI कैपिटल इन्वेस्टेड, यही CI है। ठीक है जी। जैसे यहाँ निकाली जाएगी ऐसे यहाँ निकाली जा सकती है। सवाल ये आता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? सिंपल तरीका है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इजिकल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। और यहाँ गुडविल निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। ये गुडविल निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं। इन 3 के अंदर 2 हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ऐसे कह सकता हूँ 2, 2, 4 और 1, 5। 5 तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से गुडविल अलग आएगी, इससे अलग आएगी, दोनों का सेम नहीं आ सकता। इससे बिल्कुल डिफरेंट आएगी इनसे। इन दोनों से सेम भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है। नॉर्मली जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो सेम ही आती है, हो सकता है अलग अलग भी आ जाए। ठीक है जी। लेकिन हाँ कह देते हैं यहाँ सेम ही मान लेना। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ तो कोई डाउट है? गुडविल निकलवा दूँ? लो जी। इन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट, यहाँ भी एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ भी कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ भी कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट के लिए यूज़ पड़ता है सेल। तो इन सब के अंदर एक एवरेज प्रॉफिट निकालना कंपलसरी है। और ध्यान रखना मुझे, प्रॉफिट का एवरेज तब तक ठीक नहीं आएगा जब तक हम उस प्रॉफिट को एडजस्ट ना कर दें। और एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको, वैसे तो हो तो बहुत सारी चीज़ सकती हैं, लेकिन मैंने आपको नॉर्मली 2 चीज़ें बोल रखी हैं कि एवरेज प्रॉफिट, ये जो स्टार बना रहा हूँ मैं, ये सब में कॉमन है। एवरेज प्रॉफिट तब तक ठीक नहीं आता जब तक आप इन चीज़ों को ठीक ना कर लें। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड ना कर ले। एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको रीज़न दिया हो कि एबनॉर्मल लॉस क्यों ऐड हो जाता है। जैसे बच्चे मैं कहूँ, मैं ये पता है ना आपको, एवरेज क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं एवरेज? जिससे हम फ्यूचर का एक अनुमान लगा सकें। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पहले साल में 10,000 रुपये कमाए, अगले साल मैंने 20,000 रुपये कमाए, उससे साल में 30,000 रुपये कमाए, तो हो सकता है आप अगले साल का मुझे अनुमान मार के बता दूँ। आप ऐसा अनुमान है कि
40 या 50? मैं कहा मुझे कैसे? आपने कहा सर देखो एक तो ट्रेंड देख लो, और हमने क्या किया, अनुमान लगा लिया 20 और 20, 20 10 30, 60, 60 की डिवाइड कर दी 30 से, तो 30 की आ गए, ये आ जाएगा 60 डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 20, और उसके आसपास ज़्यादा ही कमाओगे तो अनुमान है कि आप 40 या 50 के आसपास कमा सकते हो। इसी तो हम एवरेज निकालते हैं कि अगली बार का हम आपका अनुमान लगा सकें क्या हो सकता है। उस अनुमान के अंदर अगर बच्चे मेरे पास कोई साल के अंदर कोई लॉस है जो एबनॉर्मल नेचर का है, एबनॉर्मल का मतलब होता है जो सिचुएशन नॉर्मली हर साल रिपीट नहीं होती, मान लिया फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक है जी, तो इस तरह के लॉसेस एबनॉर्मल होते हैं, तो उसके बेस पर अनुमान लगा के मैं फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल लूँ तो वो सही नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे बच्चे मैं कहूँ कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, PA1 चल रहे हैं, आपने PA1 दिया, आप बढ़िया पढ़ाई में बच्चे हो, ठीक है जी, तो PA1 में आपके 95% आए, ठीक है जी, हाफ ईयरली आपने दिए, सड़क में जाते हुए आपकी चोट लग गई रास्ते में, ठीक है जी, एग्जाम देने जाते रास्ते में चोट लग गई, एग्जाम सेंटर पहुंचे और आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे थे स्कूल में, और आपका दिमाग भी कॉन्सेंट्रेट नहीं, आपको चोट वोट लग गई थी, ठीक है जी, फिर भी आपने जैसा कह रहा कि मैं फेल ना हो जाऊँ, पेपर दे दिया, बस आप पास ही हुए, तो वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है जी, भाई आपकी चोट लग गई, वैसे तो आप पढ़ने में ठीक थे, अगर आप एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुंचते तो क्या आपके पास ही होते तब आप? नहीं, तो ना पास होते। अब उस बेस पे, उस नुकसान की वजह से जो एबनॉर्मल सिचुएशन में हो गया, उस पे बेस पे मैं आपका बोर्ड का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दूँ, क्या वो सही रिजल्ट आएगा? नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ने बढ़िया हो। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ें हैं तो उन्हें मैं उस साल से हटा देता हूँ। ठीक है जी, लॉस हटाने का मतलब है लॉस ऑलरेडी लेस होता है, उसे इसलिए ऐड कर दिया जाता है। और दूसरी सिचुएशन है आपके पास एबनॉर्मल गेन माइनस। इसी की मैं अगर उल्टी बात कर दूं, एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपको बेकार में नंबर मिल गए हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके सामने तुक्का लग गया और टॉपर बैठ गया, आप हो गए पढ़ने में, पर आपका उस दिन तुक्का लग गया और आपके सामने टॉपर ही बैठा हुआ था, और आपने सारा पेपर यूँ झाँक के उसके सामने देख लिया, और अनुमान पे आप पास ही होते, उस दिन आपके 27 या 77 नंबर आ गए। सारे ट्रू फॉल्स पूछ लिए उससे, आपने MCQ पूछ लिया उससे, सारे वन वर्ड देख लिया आपने उससे, और जो बाकी फिगर थी सब पूछ लिया, और 27 या 77 नंबर आ गए। अब उस बेस पे मैं आपका फ्यूचर का प्रॉफिट, आपका फ्यूचर का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दूँ 12th का, आ जाएगा? वो नहीं आएगा। तो अगर कोई भी आपके पास एबनॉर्मल गेन था सिचुएशन की वजह से, तो उसे हटा दो, क्योंकि वो रिजल्ट एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है वो। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम, इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर एक चीज़ और आती है, और वो है रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट की इनकम क्या होती है बच्चे? वो इनकम जो आपने इन्वेस्ट करके कमा रखी है, तो वो भी आपकी मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम तो नॉर्मल कोर्स में आपको वैसे भी हो ही जाती है। जैसे मान लिया आपकी फुटवेयर की शॉप है और आपने बैंक में FD करा रखी है, और आपको बैंक से हर साल 6% के हिसाब से 60,000 रुपये ब्याज मिलता है, हर महीने मान लो 60,000 ब्याज मिल रहा है। तो क्या वो ब्याज आपको इस वजह से मिल रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हो, या तो नॉर्मल बैंक में पैसा गिरने मिलेगा ही मिलेगा ही? तो अगर ऐसी कोई इनकम है इन्वेस्टमेंट की, वो भी हटा देते हैं। और रेक्टिफिकेशन को बच्चे आप प्लस भी कर सकते हो या माइनस, वो डिपेंड करता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कैपिटल ट्रीट किया हुआ या कैपिटल को आपने वो ट्रीट किया हुआ। जब तक आप इन सब ट्रीटमेंट को ठीक नहीं दोगे, इन सब का इफेक्ट नहीं, तब तक आपका प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट सही नहीं है। और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट सही नहीं आया, इन सारे में गलती है। एग्जाम में मुझे नॉर्मली इनमें से इक्का दुक्का एडजस्टमेंट आ जाती है, एक या मैक्स टू मैक्स 2, सारी तो आती नहीं। बुक में सारे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं जिससे वो सारी चीज़ें सिखा सके आप लोग। ठीक है जी, एक तो ये बात ये थी। ठीक है जी, दूसरा मुझे एक बार यहाँ बात करनी है, जहाँ मुझे थोड़ा डायग्राम में समझाना पड़ता है। चलो मैं बाद में बताऊँगा उस बारे में। लाओ मैं पहले इसे क्वेश्चन करा देता हूँ, 1-2। बुक खोलो जी, इतने हो गए, मैंने बुक नहीं खोली अभी तक, बगैर बुक के मैंने आपको कि जो कुछ पूछना है, कुछ नोट वोट करना है तो वो नोट कर लो, वैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी रखी है, उसमें देख लेना। लो जी, एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन से बात समझ में आ जाएगी हमारी। कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट गिवन है? यही गिवन है, फिफ्थ एडजस्ट 5
पेज नंबर 2.9 पे। इसके अंदर 3 एडजस्टमेंट गिवन है, मैं तीनों बता देता हूँ करके। कौन पढ़ देगा जी ये? यश पढ़ दो भाई। यश देखो बच्चे, चैप्टर चल रहा है चेंजिंग प्रॉफिट, लेकिन काम करवा रहा है वो एडमिशन का। बच्चे मैंने आपको एडमिशन भी पढ़ा रखा है, रिटायरमेंट पढ़ा रखा है, डेथ भी पढ़ा रखी है। इन सब चैप्टर के अंदर गुडविल एक ही तरीके से निकलती है जैसे इसमें बता रखी है। अब इस चैप्टर के अंदर वो गुडविल का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है जी, वो चेंजिंग PSR का पूछ ले, वो रिटायरमेंट पूछ ले, वो कहते जी ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो बी वांट टू रिटायर, तो ये क्वेश्चन इसी के हैं। कभी बच्चा कहेगा ये तो एडमिशन का क्वेश्चन है। गुडविल निकालने के लिए एक ही मेथड है, ये जो आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है जी। अब वो इस मेथड से गुडविल निकालने की बात करेगा यहाँ। बस वो ये जितनी फर्म में गुडविल निकलेगी उसी का उसमें हिस्सा निकाल देना, और क्या, क्योंकि सी अपने ही पैसे तो लेके आए गुडविल के, कोई दिक्कत नहीं। एग्री टू एडमिट C फॉर इक्वल शेयरिंग। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू वैल्यूएट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लोगो जी, उसने क्या फॉर्मूला दे दिया आपको? NYP क्या दे दिया है? 5 क्या दिया NYP? भाई मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने तो कोई NYP 5 देखी नहीं। नॉर्मल मैंने NYP 3 तक तो देख रखी है, 4 भी देख रखी है। ऐसा नहीं हो सकता NYP हो नहीं सकती 5, लेकिन मेरे पास नहीं। तो 5 क्या है जो आप 5 बता रहे थे? कोई बात नहीं, आप बता दो एवरेज, वो सॉरी, वो 5 क्या है? 5 क्या है वो? 5 वो कह रहा है जी प्रॉफिट का एवरेज, जो आप एवरेज करोगे प्रॉफिट का, कितने साल के प्रॉफिट का करोगे? 5 साल का, ठीक है जी। क्लियर कर दीजिए उसने बात। अब मुझे प्रॉफिट दो भाई, लाओ जी मुझे प्रॉफिट देना। मुझे कौन कौन से ईयर के हैं? इलस्ट्रेशन 5 है, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। प्रॉफिट कितने की मैंने बताना, ये ईयर आ गए। प्रॉफिट बताना क्या कितने हैं, या लॉस भी हो सकता है 40, 60, 1 लाख 20,000 का लॉस। लॉस बच्चे अकाउंट में हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, और ये आगे 1.5 लाख का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर 19-20 की बात कर रहा है, मतलब वो इस साल की बात कर रहा है, ठीक है जी। साल शुरू होगा अप्रैल में, खत्म होगा 31 मार्च 20 पे। 19-20 की बात कर रहा है, क्या कहता है जी? देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000 रुपये। जो मैंने नॉर्मल लॉस की तो कहीं बात ही नहीं करी थी, मैंने तो ये कहा था एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो वो है जो चार्ज किया जा सकता है, उसे वापस वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। एबनॉर्मल लॉस है, उसे छोड़ देना, उसे कुछ मत करना, लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो इसलिए कुछ मुझे नोट लिखना पड़ेगा ना, बस छोड़ दिया, इसका मतलब आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, फिर से इसी की बात कर रहा है। एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख, जब हमने वो खरीदी थी उसकी कॉस्टिंग थी 2 लाख, आज बुक में उसकी वैल्यू 1.5 लाख है। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, बुक वैल्यू या कॉस्टिंग? मुझे हमेशा बुक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है जी। कॉस्टिंग और बुक वैल्यू में पता किस बात का फर्क होता है? डेप्रिसिएशन का। कोई चीज आपने कई साल पहले 2 लाख की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख है, तो इतने साल तक उसे घिसा होगा, यूज किया होगा, तो उसकी वैल्यू गिरी। कितनी वैल्यू गिरी हो गई? 50,000 गिरी होगी। भाई जरूरत थी नहीं, फिर भी बता दिया, क्योंकि आगे चैप्टर आएगा जहाँ पे इसके बारे में दोबारा बहस है, कैश फ्लो, वहाँ बात करते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ को सेल परचेज करते हो तो उसका कंपेरिजन आप बुक वैल्यू से करोगे, जिसकी कितने में खरीदी उतने ही करोगे, बुक वैल्यू से ही करोगे। भाई मैं कोई चीज़, मैंने एक मोटरसाइकिल 2 लाख की खरीद ली, आज मैंने उसे 50,000 की बेच दी, तो मैं तो ये कहूँगा 2 की खरीदी 50 की भी 1.5 लाख का नुकसान है, तो हमेशा लॉस ही रहेगा, क्योंकि कॉस्टिंग तो हमेशा सेल प्राइस से ज़्यादा ही होगी। इसलिए हमेशा प्रॉफिट लॉस निकालने लगा वो बुक वैल्यू चाहिए होती है, उसकी आज क्या वैल्यू है। 5 साल पहले वैल्यू तो ज़्यादा ही होगी, तो उसकी वैल्यू 1.5 लाख थी, कितने में सेल करी? लेस करो सेल प्राइस है जी, कितने में? 1.24।
1.5 लाख की चीज़ 1.24 बेच दी, ये हो गया आपको नुकसान। कितने का? ये है 26,000 का नॉर्मल लॉस। क्या करो, इसे ऐड कर लो, आगे बढ़ो। ये है वो कंसेप्ट जो मैं आपको रेक्टिफिकेशन है बोल रहा था। कहते हैं जी 1 अप्रैल 2021, मतलब कहाँ की बात कर रहा है? 2022 की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 2021 2 कंप्यूटर खरीदे थे, कॉस्टिंग जिनकी थी 1 लाख रुपए। वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिए। मतलब ध्यान से सुनना, अगर कभी आप इस बात को ऐसे रटे ना, अगर कभी आप रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लो। कैपिटल को रेवेन्यू का ट्रीट करने का मतलब ये है कि कभी आप एसिड को पीएल में लिख दो। कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब है कि आपने कोई एसिड थी, कंप्यूटर इज एन एसिड, उसे आपने पीएल में लिख दिया, वो गलत ट्रीटमेंट है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप एसिड को पीएल में लिख दो तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, जिस साल में गलती हो उसमें वो सारे पैसे 1 लाख के 1 लाख ऐड कर लो, क्योंकि पीएल में चार्ज करने का मतलब 1 लाख रुपये लेस कर दिए पीएल में, उसे वापस ऐड कर लो। और क्या करो, जो उन कंप्यूटर को डेप लगना चाहिए था वो लगा दो। कितना डेप? 20%, मतलब 20,000, वो लेस कर दो। अगर अगला साल भी है, अगले साल फिर डेप लेस करो, क्योंकि डेप तो हर साल लेस होगा। इससे अगर अगला भी साल होता वहाँ भी डेप लेस होता, उससे अगर अगला साल होता वहाँ भी डेप लेस होता। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे एक और साल होता है, ये एडजस्टमेंट वही होती है, या तो यहाँ होगी या बिल्कुल लास्ट ईयर पे होगी, यहाँ नहीं हो सकती। ऐसी क्वेश्चन है नहीं बुक में कि यहाँ गलती कर दी, यहाँ भी करना पड़ रहा है, यहाँ भी करना पड़ रहा है, यहाँ भी करना पड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है नहीं। तो आपने सर 20,000 का डेप लेस कर दिया, अगले साल फिर डेप लेस करना पड़ेगा। बस सवाल यहाँ एक आ जाता है कि डेप कितना लगेगा अगले साल पे, 20 या कुछ और। ये डिपेंड करता है डेप्शन के मेथड पे, और ये कंसेप्ट है 11वीं का। मेथड डेप्शन निकालें, 2 मेथड होते हैं, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। एसएलएम का मतलब होता है जितने की मशीनरी खरीदी थी हमेशा उसके वैल्यू पर डेप्शन निकालते रहो। दूसरा है डब्ल्यूडीवी, जो जितने में खरीदा था उसमें से डेप जितना लेस कर दिया वो लेस करके हर साल उसी घटी हुई वैल्यू पे डेप लेस करो, वो डब्ल्यूडीवी है। कौन सा मेथड है हमारे पास? तो मतलब डेप्शन आएगा 16। अगर यहाँ पे एसएलएम होता ना तो यहाँ पे 20 आता, हर साल 20 20 20 20 20। ठीक है जी, प्रॉफिट ठीक कर दिया हमने, कितना आ गया? 46, 86, 1 लाख 60 और 134 प्लस करना, इन सबको क्या आएगा? 40, 86, 160, 134, 420। एवरेज करने का फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? 420। साल कितने हैं? 5, डिवाइड कर लो 5 से, कितना आ रहा है? 84,000 रुपये। 84 एवरेज आ गया था। लो जी, 84,000 5 साल का एवरेज करना था ना, 84,000 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज है। 84 की मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, क्या आ जाएगा? है 1 लाख 26, एक मिनट भी लगा। ठीक है जी, जो इसी क्वेश्चन को मैं वेटेड एवरेज पे करवा दूं या एक और करवाऊं क्वेश्चन बुक से निकाल के? एक और क्वेश्चन वेटेड एवरेज का बुक से निकाल के करवाऊं या इसी क्वेश्चन को वेटेड पे कन्वर्ट करवा दूं? है एक और दूसरा क्वेश्चन निकाल दूं? मुश्किल सा क्वेश्चन 10वां है, इलस्ट्रेशन 10 देख लो, इसे छोड़ दो यहीं। चलो जी, इलेक्शन 10 देख लेते हैं फटाफट से। ये 5 था, 5 के बाद 10 आ जाएगा। क्या कहता है जी क्वेश्चन?
कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ये क्या दिया हुआ है? 2 ईयर परचेज, 2 ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर परचेज, NYP नंबर 2 ईयर परचेज। वो बुक में सब कुछ क्लियर है, नंबर है 2 ईयर परचेज, वैसे लिख के बताता है, ठीक है जी। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक और चीज़ मुझे ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो हमेशा मेथड आपको बताएगा, कभी भी आप मेथड अपनी मर्जी से कोई सा यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। वेटेड एवरेज के लिए वो आपको वेट देगा, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में बोलेगा, और कैपिटलाइजेशन में वो बोल के बताएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाता है कि किस मेथड को यूज़ करने के लिए वो कह रहा है। अगर कुछ नहीं कह रहा फिर तो सिंपल से निकलता है, ठीक है जी। तो वो कहने को क्वेश्चन कह रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। क्या कह रहा है जी? 5 साल के प्रॉफिट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है, निकाल लेंगे। और कह रहे हैं वेट असाइन कह रहे हैं जी हम हर साल को, पहले साल को पहला है, दूसरे को दूसरा है, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पाँचवें को पाँचवा। जैसे उसने कहा वैसा मान लेना। अगर कभी वो एग्जाम में कह देना कि पहले साल को 1 मानना और दूसरे साल को 2 और 2 मान लेना, दूसरे तीसरे साल को, तो दूसरे साल को दूसरा और तीसरा को 2 मान लेना। अगर वो ऐसा कह रहा है कि हमने वेट को पहले साल को पहला कहा, दूसरे को भी दूसरा कहा और तीसरे को भी दूसरा कहा, और चौथे को तीसरा कहा और पाँचवें को चौथा कहा, तो मान लेना इस बात को, ठीक है जी। इस बुक में एक क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है जी, जो शायद मैंने करवाया था एक बार, ठीक है जी। और क्वेश्चन में हमें ईयर्स गिवन है, लो जी हम ईयर लिखेंगे। कौन कौन से ईयर है? 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24। प्रॉफिट बताना बच्चों कितने? 36, 1 70, 1 लाख, 1 90, 2 लाख है, 3.5। लो जी कुछ 3-4 एडजस्टमेंट लिखी हुई है। कहते हैं जी एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20, मतलब यहाँ, ठीक है जी। क्या करेंगे उसे हम ऐड कर लेंगे एबनॉर्मल लॉस को, कितना 50,000 रुपये को। लो जी ऐड कर दिया मैंने, यहाँ सिंबल लगा दिया ऐड का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है जी एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इनकर्ड इन द ड्यूरिंग द 31 मार्च 2021, यहाँ की बात कर रहा है। लेस कर देंगे क्या? एबनॉर्मल गेन। लो जी 30,000 रुपये यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। एक रिपेयर कराई थी आपने कार पे 40,000, वो रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। जब आप कार पे रिपेयर कराते हो, 2 तरह की रिपेयर होती है, एक नॉर्मल रिपेयर होती है, एक होती है ओवरऑलिंग वाली रिपेयर, ठीक है जी। नॉर्मल रिपेयर पीएल में ही जाती है, ठीक है जी। और अगर आपने ओवरऑलिंग कराई हो वो बैलेंस शीट में एसेट में जाती है, उस मशीन की वैल्यू को बढ़ा देती है। अभी तक जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था ये वो था जहाँ पे आपने एसेट को पीएल में लिख दिया था, ये वो वाला ट्रीटमेंट था, एसेट को पीएल में लिख दिया था। तो ट्रीटमेंट क्या था? सारे खर्चे को ऐड करो, उसके ऊपर डेप्थ चार्ज कर दो, ठीक है जी। अब इस केस का उल्टा है, कहता है जी रिपेयर कराई थी कार पे 40,000 की, गलती से आपने डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में 1 जनवरी 2023 पे। 1 जनवरी 2023 का मतलब क्या साल ठीक करना पड़ेगा? ये वाला, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम व्हीकल के ऊपर 10% सालाना, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अच्छी बात है दोनों ही मेथड सामने निकल के आ गए। क्या करना है जी हमें? इसका जवाब सुनना, आप खुद जवाब दे सकते हो। एसेट को पीएल में लिख दिया था जो कि गलत था, तो ठीक कैसे किया? ऐड करा, डेप लेस करा। अब इसका अगर उल्टी बात करूं मैं कि जो चीज़ व्हीकल थी ही नहीं उसे आपने बैलेंस शीट में लिख दिया, जो कि बैलेंस शीट में एसेट में जाने चाहिए, वो डायरेक्ट खर्चा था, पीएल में लेस होता। ठीक कैसे करेंगे बताना जी एक बार, ठीक कैसे होगा?
बिल्कुल। माइनस करेंगे कितने रुपए? 40,000। और ठीक, और क्या करेंगे? प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उल्टा चार्ज कर दिया था, एसिड को पीएल में लिख दिया, खर्चा ऐड करके डेप्शन लेस कर दिया। अब मैंने उल्टी बात करी, खर्चे को एसिड में लिख दिया, मतलब एक नॉर्मल रिपेयर जो कि पीएल में जाती है वो आपने बैलेंस शीट में लिख दी है व्हीकल के नाम से, तो गलत है। पूरा 40,000 रुपये जो व्हीकल के थे वो खर्चे पीएल में से लेस किया, और आपने जो गलत डेप चार्ज कर रखा उसे वापस ऐड कर दो। कितना डेप? समझदार बच्चा अपने डेप बता देगा बस। 40,000 की मशीन पे 10% डेप लगा होगा, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कितना? 1,000। उसे वापस क्या कर देंगे? 1 साल और होगा डेप यहाँ, क्योंकि अगला साल दिया हुआ है। कितना डेप? कितना? 4,000। क्यों 3,900 क्यों नहीं? ऐसे क्यों नहीं किया मैंने? 40 माइनस 1,000 39,000, इसका 10% 3,900, ऐसा क्यों नहीं किया मैंने? SLM है, हर साल सेम रहेगा डेप। पहले साल का भी 4 था, दूसरे साल का भी 4 है, ये तो महीनों के हिसाब से कम है। ठीक है जी, लो जी, क्या नाम है इसका? नाम दे देते हैं इसे चार्ज रिवेन्यू टू कैपिटल, और ये हो गया डेप्रीसिएशन। आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 23, यहाँ पे आ जाओ, यहीं की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2023 का अंडर वैल्यू है। मुझे मैंने कई बार बता रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का जीपी से या क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक घटेगा, प्रॉफिट भी घटेगा। अब वो कह रहा है जी आपने क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से कम आंका हुआ है। कम आंका हुआ मतलब कम लिखा हुआ है, तो उससे हुआ क्या होगा? प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। अब मुझे पता लगा क्या ये तो गलत था, ठीक कैसे करूँगा? ऐड कर दूंगा 50,000 रुपये को उस साल में, ऐड कर दो जी क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। जो ट्रीटमेंट आपने क्लोजिंग स्टॉक का दिया होगा उसका उल्टा ट्रीटमेंट ओपनिंग पे दे दो। क्या कर देंगे अगले साल? माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, वापस ट्रीटमेंट ठीक कर देंगे। साल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 86, 140, 190, क्या रहा है? 50 गया, ये 50, 10, 2,11,000, और क्या आ जाएगा? ये 3.5 में से क्या है? 3,04,000 यही आ रहा है जी, आई होप यही आ रहा है। अब क्या करो, इतना काम करने के बाद अब आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कैसे करना है? ऐसे करना है, ईयर, वेट, प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये प्रॉफिट है, ये ईयर है। क्या थे हमारे पास? 31 मार्च, 20, 21, 22, 23, 24। प्रॉफिट ये वाले यूज़ करना बच्चों, क्योंकि ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक वाले प्रॉफिट है। कितना आ रहा है ये? 86, 1,40,000, 1,90,000, 2,11,000 और 3,04,000। पहले साल को 1, दूसरे साल को 2, तीसरा को तीसरा, चौथे और पाँचवें को 5। उस टाइम से कहा था करने के लिए। अगर वो कहता पहले साल को 5 देना, मैं पहले साल को 5 दे देता। 86 प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल तरीका है, इसकी
मल्टीप्लाई कर दो वेट से, 1 इंटू 2 कर दो, टोटल प्रॉफिट इंटू वेट 86, 280, दो कितना आएगा, 570, 8,44,000 और 15,20,000, सबको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, ये जोड़ के बताना बच्चों, 15,20,000 प्लस 844 प्लस 570 प्लस 280 प्लस 86, 33 लाख। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, मतलब 33 लाख की डिवाइड कर दो 15 से, 2,20,000। जैसे आपके पास वेट आया मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा, 4 लाख, गुडविल आ गई, यही आ रही है, सिंपल। आज मेरा एक ही मेथड हो पाया, दूसरे मेथड के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, तो कोई नहीं, मैं डिटेल भी दिया कि 2 इलस्ट्रेशन भी कराए। क्या था, कोई डाउट है? कोई नहीं, हम एक दिन और लगाते हैं गुडविल के ऊपर। वैसे मैं टारगेट देता कि सुपर और एवेज भी आज ही खत्म करें, लेकिन फिर क्लास लंबी खींचेगी, 1.5 घंटे खींचेगी फिर क्लास, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? आप लोग मेरे साथ साथ ही चल रहे हो ना, आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं कि आप एडमिशन भी कर रहे हो, रिटायरमेंट, मेरे से पीछे मत रहना कि ऐसा नहीं है कि बच्चों मैं ये करा रहा हूँ आप कहीं और ही दुनिया में हो। क्लियर है जी? गुड, बस आज इतना ही रखता है। अब मैंने इलस्ट्रेशन करा दिए हैं, इनके आसपास क्वेश्चन देख लेना, ठीक है जी। चलो बाय बाय।